Hey guys, what's up? I'm here. You know what I'm doing right now? I'm starting your next chapter. And what this chapter is your biomolecule, another very important topic from the organic chemistry, right? This is going to be the very last, but something that's going to be in depth from the organic chemistry. So आखिर ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगा कि एग्जैक्टली हमारे चैप्टर में क्या क्या है। इसमें सबसे पहली बात, क्वेश्चन के लिए कुछ सिग्निफिकेंट टॉपिक्स है, ठीक है? तो जब भी वो आएगा मैं आपको हाईलाइट करूंगा, लेकिन क्योंकि पर्पस ये है कि आपको हर चीज़ को डिटेल में बताया जाए, तो इसीलिए उसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स आखिर होता क्या है। रिमेंबर, दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेनली चार कंपाउंड से बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 देयर आर सम अदर ऑल्सो, बट चार वो मेन कंपाउंड जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है वो आप सब जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, राइट, फैट और लिपिड, एंड देन यू हैव न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसका मतलब है डीएनए आरएनए की बात कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 2 मोर, हार्मोन्स एंड विटामिन्स। लेकिन हार्मोन्स और विटामिन्स दीज आर नॉट द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी, राइट? तो हम मेनली चार केमिकल्स की बात कर रहे हैं जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड, राइट? तो एक पूरा जो लिविंग सिस्टम है वो इन चार केमिकल से मिलकर के बनना होता है। इन्हीं चार केमिकल के रिएक्शन, इन्हीं चार के इंटरेक्शन से सब कुछ चल रहा होता है। सो दिस स्टडी, रिमेंबर द स्टडी ऑफ दीज 4 बायोमोलिक्यूल्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, राइट? तो बायोकेमिस्ट्री से हम शुरुआत कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर फिर हम आते हैं। तो मैं थोड़ा आपको इसके बारे में राइटिंग पार्ट में कर रहा हूं कि व्हाट वी आर डूइंग हियर। आई एम एक्चुअली मेकिंग ए गो अबाउट द 4 ऑफ द टर्म्स। व्हाट इज दिस? दीज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. These are called carbohydrates. And if you talk about the carbohydrate, then you must consider protein as well. You must consider proteins as well. Then it comes to fats and lipids also. And then you have, nucleic acid. Then you have nucleic acid, right? And these 4, you need to understand that these 4 are collectively called, these are called biomolecules. These are called biomolecules. Biomolecules. And then, what you have, their study is called biochemistry. So this is what our main topic is. This is called biochemistry, right? So you just have to concentrate on the whole chapter because that is what the chapter is going to be. But like I said, there are 2 more. One is called your hormones. And the last one is called your vitamins. So basically this chapter you need to understand कि ये जो पूरा चैप्टर है इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बेस्ड है। ओके, चलो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, आखिर ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर है क्या? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली कंसिस्ट ऑफ दीज 4 केमिकल्स वी हैव गिवन राइट ओवर हियर, बट आउट ऑफ दीज 6, 4 ऑफ दीज आर मेजर. व्हाई दीज आर मेजर? बिकॉज दे आर इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन इन आवर बॉडी, और क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इनका मैक्रो रोल है हमारे बॉडी में, इसीलिए इनको हम बायोमोलिक्यूल्स बुलाते हैं। ये भी हमारे बॉडी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल, लेकिन इनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में बहुत ही कम होता है, right? So they are involved in like very small amount. So study of these 4 molecules is called biochemistry, which are collectively called biomolecule. I hope हमारे इस चैप्टर का पर्पस आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में इन्हीं चारों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जिसमें सबसे ज्यादा है, राइट? इस चैप्टर का 70% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में है, उसके बाद है प्रोटीन, और फिर फैट्स और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा थोड़ा है, राइट? तो चलो इसको हम शुरू करते हैं कि आखिर ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो पहला जो हमारा टॉपिक जाने वाला है वो है कार्बोहाइड्रेट, जिसके इंट्रोडक्शन और बेसिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट में क्या बात कर रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ और जानने से पहले हमें इसके नाम के बारे में अगर सोचना है तो जो एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया था। तो अगर इसके नाम में देखो तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है? कार्बन है। पहली बात, ये वर्ड अपने आप में सिग्निफाई करता है कि कार्बन प्लस हाइड्रेट यानी वाटर से मिलकर बना हुआ है। लेट मी राइट फर्स्ट। तो इसका मतलब यहां बात हो रही है कार्बन और वाटर का।
तो एंशिएंट टाइम में कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया गया, यानी हम बात करेंगे दो अलग अलग डेफिनेशन पे, एक होगा एंशिएंट, दूसरा होगा मॉडर्न, राइट। ऑफ कोर्स एंशिएंट है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, राइट, पर हम बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका क्या मतलब है, अगर आप इसको कुछ इस तरह से देखते हो, सी इसको एक्स मान लेते हैं, और हाइड्रेट का मतलब क्या है, वाटर, और इसको मान लेते हैं कि वाई है। सो दिस इज व्हाट कॉल योर कार्बोहाइड्रेट, यानी एक कार्बोहाइड्रेट को आप इस तरीके से एंशिएंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट कार्बोहाइड्रेट। अब क्वेश्चन उठता है कि ये इस तरह की डेफिनेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। चलो एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले जो बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल दिमाग में आता है वो है सुक्रोज। तो जब आप सुक्रोज की बात करते हो तो आपको फॉर्मूला पता है कि ये C12H22, राइट, H22O11 है, राइट। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो होगा क्या, इसको आप बहुत इजीली CX और H2O के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो ये हो गया C12, राइट, H2O का 11। सो दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला इज कमिंग। अगेन सुक्रोज के बाद ग्लूकोज की बात करो, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो आप आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, C6H12O6। अगर इस फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करते हो तो ये भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सूट करता है, और ये है C6 एंड H2O, राइट, H2 गोइंग टू बी होल 6। तो यानी यहां पर x की वैल्यू, इस केस में x की वैल्यू क्या है, 12 है, y की वैल्यू क्या है, 11 है। ग्लूकोज के केस में क्या है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू भी हमारा 6 है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एंशिएंट डेफिनेशन क्या सेटिस्फाई करता है सारे कार्बोहाइड्रेट को। चलो यहां पे देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। अगले एग्जाम्पल को अगर देखते हैं तो उसका नाम है रैमनोज। यहां पे ध्यान रखना, रैमनोज। तो रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है। पहली बात क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है और इसका फॉर्मूला है C6H12O5। तो अब इसको अगर इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं CX और H2O में, तो क्या होता है, ये आ जाएगा C6H2O, राइट, H2O का हो जाएगा 5 एंड देन H2। इसका मतलब क्या है कि रैमनोज जो कि कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन इस एंशिएंट डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है बट ये एंशिएंट डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। यानी ये दोनों तो सेटिस्फाई करता है, ये दोनों एंशिएंट डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, ओल्ड थ्योरी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये ओल्ड थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि एंशिएंट जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन सारे कार्बोहाइड्रेट्स पे लागू नहीं होता। एक बार फिर से एंशिएंट डेफिनेशन की बात करते हैं क्या। कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। आई एम नॉट राइटिंग दैट बट यू हैव टू राइट एंड मेक नोट्स ऑफ योर ओन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो दैट्स वाई इन्होंने फॉर्मूला बनाया CXH2O का Y, राइट। लेकिन सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट में ये चीज लागू नहीं होता। इसका मतलब एंशिएंट डेफिनेशन हर कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन नहीं करता। सो दैट्स वाई इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्वेश्चन उठा है कि ऐसा कौन सा डेफिनेशन है, ऐसे कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। एक और सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, वहां पे भी आपको इसमें प्रॉब्लम जो है वो पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड की। बात करते हैं एसिटिक एसिड। ध्यान से देखना है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है, CH3COOH, राइट। तो अगर आप इसको कलेक्टिवली काउंट कर लो तो ये हो गया C2H4 और H4O2। अब अगर इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करो तो ये बन जाएगा H2O का होल ट्वाइस। तो अब यहां पे देखना क्या है, ये एसिटिक एसिड है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक एसिटिक एसिड है जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। इसके बावजूद ये एंशिएंट डेफिनेशन को, इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम है। कोई कार्बोहाइड्रेट है, कुछ फॉलो कर रहा है, कुछ दूसरा कार्बोहाइड्रेट नहीं फॉलो कर रहा है, कुछ दूसरे सब्सटेंस जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है फिर भी वो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, राइट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये एंशिएंट डेफिनेशन हमारे सामने से रिजेक्ट हो गया
तो व्हाट इज देन मॉडर्न डेफिनेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट, राइट? तो अब हम उस पे टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ कैन यू डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारा का सारा एस्पेक्ट था ओरिजिनल जो एंशिएंट टाइम में लाए गए थे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो दैट्स वाई फॉर्मूला बना CxH2O का होल y। लेकिन इस फॉर्मूले में जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो भी फिट हो जाता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट है वो भी फिट नहीं होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि इसका मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम ओल्ड वाले को एक बार डिफाइन कर दें क्योंकि मैंने तब डिफाइन नहीं किया था। कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सो दैट्स वाई इसका फॉर्मूला जो बन के आया था दैट वाज CxH2O होल y, राइट? बट इसके बारे में दूसरी बात क्या है? दूसरी बात नॉट एप्लीकेबल, ये सब पे लागू नहीं हो रहा। सो नॉट एप्लीकेबल विद all the carbohydrates. For example, हमने क्या दिया था? That was Rhamnose, RHAMNOSA। Rhamnose पे ये लागू नहीं होता। इसका क्या फॉर्मूला था? C6H12 and O5, राइट? अब बात करते हैं मॉडर्न पे। यहां पे ध्यान देना क्योंकि आप फर्स्ट टाइम फिर से कह रहे हो। These are polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स। अब ये इसका मॉडर्न डेफिनेशन है जो इसको बहुत अच्छी तरह डिफाइन करता है। क्या मतलब है कि these are polyhydroxy aldehyde और कीटोन्स, राइट? and these are optically active compound, राइट? चलो एक बार फिर से इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्या है मॉडर्न वाले पे। रिमेंबर जब ओल्ड कॉन्सेप्ट की कमियों को देखा गया तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको एक ऐसे डेफिनेशन की जरूरत थी जो इसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता हो, हर कार्बोहाइड्रेट इसमें फिट बैठता हो। तो अगर आप ग्लूकोज के बारे में जो मैं आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं कि एक्चुअली यहां पर ग्लूकोज में ध्यान से देखना, ग्लूकोज में मेनली क्या होता है कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, 5 OH ग्रुप होता है, राइट? और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, राइट? सो 1 एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर एंड देयर आर 5 OH ग्रुप इन द और फ्रक्टोज की अगर हम बात करते हैं, दूसरा फ्रक्टोज, मैं स्ट्रक्चर आपको बाद में बताऊंगा। फ्रक्टोज में क्या है कि अगेन 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन इसके अलावा एक कीटोन ग्रुप है। इसके अलावा इसमें क्या है? एक कीटोन ग्रुप है, राइट? तो इसके बारे में हम जब बात करेंगे तो पता चलेगा। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है, थोड़ा इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके लिए बेटर होगा कि आप अगर इस चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हो, यू शुड गो बैक एंड चेक आउट द हेलो एल्केन्स इन हेलो एरीन्स, जहाँ के लेक्चर्स में आपको ये सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ, ये है क्या? ये है कि दीज आर कंपाउंड्स whose solution have ability of of rotating the plane polarized light, PPL, plane polarized light, either towards the right or either towards the left. Based on their ability to rotate, they are called dextro and levo. मैं इसको और ज्यादा एक्सपेंड अभी नहीं करूंगा क्योंकि हमारा टॉपिक अभी बायोमोलिक्यूल चल रहा है, ये मिसअप हो जाएगा। बट आपको जैसे मैंने हिंट किया, आप हेलो एल्केन्स में जाकर के ये सारी चीजों को चेक कर सकते हो। क्वेश्चन पे एक और चीज हिंट कर रहा हूँ, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? रिमेंबर एक ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है कि वो सारे डायरेक्शन में क्या कहते हैं, स्कैटर करता है। ऑर्डिनरी लाइट स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन, बट एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? वो सिंगल डायरेक्शन में स्कैटर करता है। ये सारी चीजें हैं, अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग बातें हैं, कायरल ई कायरल, बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो मुझे ये इन चीजों को आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके बताना था
कि आखिर बायोकेमिस्ट्री क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या कहता है एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या कहता है। इसके आगे अगले लेक्चर मिलते हैं जहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। रिमेंबर, आप एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करो, यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट आप जब करोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे शायद पूछोगे, आप कमेंट करके बताओ। बट एक इंपॉर्टेंट बात, if you have a bit of like what I'm doing, do me a favor, I'm seriously asking you, do me a favor. What that favor is, like करो इसको, please share करो possible है तो, and then if you haven't subscribed it yet, please do that, right? Because ये आप मेरे moral value को, मेरी एक्टिविटीज़ को ये सब सपोर्ट करता है, तो there's nothing wrong, आपका कुछ नहीं जा रहा है, बट ये चीज़ें आप करोगे, I would love to see that. So thanks for watching, take care, and अगले लेक्चर में मिलते हैं।